हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 पृथ्वी हमारा आवास। और इसके अंदर तीसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं हम। और इस अध्याय का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। प्रकृति का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लगता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। यह पृथ्वी की दैनिक गति कहलाती है। आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद लें और सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं। जैसे ही आप गेंद को थोड़ा घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं, बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है। यह सूर्यास्त है। इस प्रकार से क्या आप जानते हैं, प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा और पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 से 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इस अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो मैं आपको बता दूं, 2024 में अगला लीप वर्ष होगा। चित्र 3.3 से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतु में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन के चारों ओर पृथ्वी की गति में परिवर्तन के कारण होता है। आओ कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पिनें तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखें। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्त होगी। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम रहता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है।
पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु प्राप्त होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन एवं रात बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। आओ कुछ करके सीखें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़ा दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें। दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं। वहां से दूर स्थित किसी अक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्त पर चलें। इस प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण एवं पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। तो ये छोटा सा अध्याय था। इसके प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो यहाँ पर देखो, आपको झुकाव कोण यहाँ पर 66 से 1/2 डिग्री बताया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66 से 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका पहला उत्तर लगा सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित कीजिए। घूर्णन अपने अक्ष पर घूमती है तो उसे घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है उसे परिक्रमण कहते हैं। इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। शुरू में चलेंगे, देखिए यहाँ पर पृथ्वी की 2 प्रकार की गति है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पहली लाइन से शुरू करेंगे। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न देखिए, लीप वर्ष क्या है? जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। चौथा, उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर बताइए। तो इसका प्रश्न आपको उत्तर यहाँ पर मिलेगा। देखो, दक्षिण अयनांत यहाँ पे है और उत्तर दक्षिण अयनांत यहाँ पे है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, और बात करें 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ठीक इसके विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इसी अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर दिन बड़े और रात छोटी होती है किसी ध्रुव के कारण, तो उसे अयनांत बोलते हैं। जैसे उत्तरी ध्रुव में तो इसको उत्तरी अयनांत बोलते हैं और दक्षिण ध्रुव में तो दक्षिण अयनांत बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विषुव क्या है? तो विषुव आपको यहाँ पर मिलेगा, इससे जस्ट पहले कि जब हमने वो पढ़ा था उससे जस्ट पहले विषुव मिलेगा आपको, यहीं पर होना चाहिए। ये रहा। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। मतलब वह दिन जब
दिन और रात बराबर होते हैं उसे विषुवत कहते हैं। नेक्स्ट है दक्षिण गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय होता है, क्यों? तो इसका आंसर भी आपको यहीं पर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पर ये इसके कोण के कारण होता है, क्योंकि 66.66 डिग्री कोण पर पृथ्वी झुकी हुई है। तो यहाँ पर अलग अलग दिशाओं में सूर्य अलग अलग समय पर आता है। अगर एक ही समय पर आता तो ये अयनांत बनते ही नहीं। यहाँ पर अलग अलग समय आने के कारण यहाँ पर अलग अलग अयनांत बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रातें होती है, क्यों? तो इसका आंसर आपको यहीं पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध पर शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिण गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को इसके विपरीत यहाँ पर देखो ध्रुवों के बारे में आपको यहाँ देखो ये 22 दिसंबर लिखा हुआ है ना, यहाँ पर पढ़ें आप। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। तो यहाँ से आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? देखो ध्रुवों पर एक समय ध्रुवों पर सूर्य किरणें लंबवत पड़ती हैं, 6 महीने तक लगातार पड़ती हैं, इसलिए वहाँ पर 6 महीने तक दिन होता है। और इसके विपरीत दिशा में 6 महीने तक लगातार रात होती है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर खालिस्तान है, ये ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसमें आपको सही का टिक लगाना है। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को कहा जाता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी करता है उसको परिक्रमण कहते हैं। ख ऑप्शन सही है। सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती हैं? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी किरणें कब पड़ती हैं? तो यहाँ पर इसका आंसर आप यहाँ पर देखकर बताएं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? 21 मार्च। क्या ऑप्शन सही है? गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? तो इसका आंसर है परिक्रमण के कारण। घूर्णन कारण नहीं हो सकता, घूर्णन कारण होते हैं दिन रातें। खालिस्तान भरें। एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या 366 होती है। पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को दैनिक गति कहते हैं या घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कक्षा में घूमती है, मतलब निश्चित कक्षा में घूमती है, ऐसे लिखा है, निश्चित कक्षा में घूमती है। 21 जून को सूर्य की किरणें ध्रुवों पर या लंबवत सीधी रेखा पर, ध्रुवों पर नहीं, विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती हैं। यहाँ पर मकर रेखा भी हो सकता है, विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है। यहाँ पर आप लिखें विषुवत वृत्त पर, ठीक है। और ऋतु में दिन छोटे होते हैं, और मतलब शीत ऋतु में दिन छोटे होते जाते हैं। तो ये इसके प्रश्नोत्तर हो गए। आपको ये अध्याय कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब अगले अध्याय के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।